दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है बायोलॉजी के बैक्टीरिया टॉपिक के टॉप 25 क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है खोजकर्ता और दूसरी तरफ उनकी खोज दी गई है। तो लुई पास्चर पाश्चरीकरण, ये बिल्कुल सही है। लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण की खोज की थी। और फिर देखते हैं दूसरा क्या है। एहरिच रसायन चिकित्सा का जनक इन्हें कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है यही हमें इसमें से ढूंढना है। सीजी एरेनबर्ग ने क्या किया था, जीवाणु शब्द यानी कि बैक्टीरिया शब्द दिया था। और एंटोनी वान लीवेनहॉक, यहाँ पर विषाणु दिया गया है, विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया था। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था, जीवाणु की खोज की थी। किस सन में की थी, 1863 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो हमारा यही विकल्प जो है गलत है। और फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न हो गया, सॉल्व हो गया। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया है। नॉस्टाक है, आसिलेटोरिया है, एनाबीना है या उपरोक्त सभी। आप भी उत्तर बताइए। तो क्या है, इसका डी विकल्प सही है, यानी कि इस उपर्युक्त तीनों जो है, नास्टाक है, आसिलेटोरिया है, एनाबीना है। ये क्या है, इन्हें हम समुद्री शैवाल भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनका जो केंद्रक होता है वह अस्पष्ट होता है। उसमें केंद्रक में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। ये हाँ, एक चीज और कि ये जो नास्टाक है, आसिलेटोरिया है, एनाबीना है, इस समय जो है यह इनका प्रयोग हम अपने खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। धान में, गन्ने में इत्यादि में खाद के रूप में, कार्बनिक खाद के रूप में करते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर। जीवाणु और ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते। नहीं होते हमें देखना है। जीवाणु और ईस्ट को हम खमीर भी बोलते हैं। तो दोनों किण्वन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों जीवाणु और ईस्ट किण्वन कर सकते हैं। दोनों पौधे होते, पौधे का मतलब है कि जिनमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यानी दोनों पाई जाए। सेल वॉल जो है वो पौधों का लक्षण होता है, जो कोशिका भित्ति होती है। तो दोनों पौधे होते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए दोनों को पौधों में रखा गया। दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब जो ईस्ट होता है वह कवक होता है और जीवाणु तो जीवाणु ही है। तो दोनों प्रोकैरियोट होते हैं। यहाँ पर ये सही नहीं है, क्योंकि जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोट है, जबकि ईस्ट जो है वह यूकैरियोट होता है। ईस्ट का केंद्रक अस्पष्ट होता है। तो ये हमारा जो विकल्प है, सी विकल्प, ये लक्षण समान नहीं है। ये लक्षण समान नहीं है, दोनों एक कोशिकीय होते हैं, ये बिल्कुल सही है। मतलब ये 3 सही है और इसमें सी विकल्प गलत है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं और एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि 25 चौका 100 क्वेश्चन इस श्रृंखला में आपको मिलेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। टाइफाइड, आप देखिए टाइफाइड रोग पिछले भी वीडियो में बताया गया था कि साल्मोनेला टाइफी, यानी कि साल्मोनेला टाइफी 3 नंबर पर है। तो 1 का मिलान 3 से होगा, यानी कि सबसे पहले 3। फिर देखिए काली खांसी, काली खांसी देखिए इसका, ये सब जीवाणु दिए गए हैं कि कौन कौन से जीवाणु से रोग होते हैं। इधर रोग है और इधर जीवाणु है। काली खांसी क्या होता है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये क्या है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से काली खांसी, हुपिंग कफ होता है। तो ये चौथा, यानी कि 3 के बाद फिर 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। फिर है हैजा। हैजा क्या होता है, विब्रियो कोलेरी से फैलता है। ये एक जीवाणु है विब्रियो कोलेरी, ये यहाँ पे दिया गया है। तो हैजा जो है ये 2 नंबर पे आ गया। और प्लेग क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस। ये हम जानते हैं कि चूहे जो है प्लेग में मरने लगते हैं, उसी के ऊपर ये जीवाणु उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है पहला आया कौन सा, 3, फिर 4 और फिर 2 और फिर 1, 3 4 2 1। ये देखिए सी विकल्प में बिल्कुल सही दिया गया है।
सी विकल्प हमारा सही है। 3 4 2 1। अगला प्रश्न हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक जीवाणु नहीं है? लाभदायक जीवाणु भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और यूजफुल, दोनों तरह के जीवाणु होते हैं। अब देखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, हम लोग देखते हैं कि गन्ने का रस मीठा होता है और वो खट्टा बन जाता है सिरके के रूप में, जिसे हम एसिटिक एसिड CH3COOH बोलते हैं, उसका सूत्र होता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है कि जो गन्ने का रस होता है वह उसको क्या करता है, खट्टे में एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है, यानी कि हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। फिर देखिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या होता है? जो दूध होता है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा, ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या करता है, दूध में लैक्टेज नामक एंजाइम का स्राव करने लगता है, जिससे लैक्टोज नामक शर्करा क्या होती है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है और दूध जो है वह दही में कन्वर्ट हो जाता है, वो खट्टा लगने लगता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु के कारण, यानी कि ये भी लाभदायक हमारे लिए हुआ। इस्चरिकिया कोलाई, ये बैक्टीरिया क्या होता है, जो कशेरुकी होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है, उनकी आंतों में पाया जाता है और यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। अगला, इसमें कौन सा लाभदायक जीवाणु नहीं है? तो स्पाइरोकीट साइटोफेज। अगला जो है लास्ट में स्पाइरोकीट साइटोफेज, ये क्या है? ये भी एक जीवाणु है। ये क्या करता है, जो कपास होता है, कपास के रेशे को सड़ा देता है, यानी कि कपास जो है, कपास से हम लोगों के कपड़े बनाए जाते हैं और तरह तरह के जो है चद्दर है इत्यादि जो है बनाए जाते हैं। तो स्पाइरोकीट साइटोफेज हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। यह हमें नुकसान पहुंचाता है। कौन? स्पाइरोकीट साइटोफेज, यह जीवाणु नुकसान पहुंचाता है। अगला 6वां प्रश्न है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में, बहुत अच्छा प्रश्न है, में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? अब इस देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि 20 मिनट में विभक्त होने का मतलब है 1 से 2 बन जाती है। तो 20 के बाद फिर 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 से 4 हो गया। 40 के बाद फिर 20 जुड़ जाएगा, तो 40 20 60। अब 60 में क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगी। और 60 के बाद फिर 80 हो जाएगा, 20 मिनट फिर 60 में जुड़ेगा, तो 80 में 16 हो जाएगी। फिर 100 मिनट हो जाएगा, 20 और जुड़ जाएगा, तो 16 दूना 32 जीवाणु हो जाएंगे। और 100 के बाद फिर 20 जुड़ेगा 100 में, तो 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटे का पूछा गया, तो 120 में क्या होगा? 32 दूना 64, यानी कि हमारा जो डी विकल्प है यह बिल्कुल सही है। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अरे क्या हो गया भाई? डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, 64। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कुछ इसमें से। वह जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों के सहयोजन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वह कौन सा जीवाणु है? नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, राइजोबियम है या क्लास्ट्रीडियम है? प्रश्न फिर से एक बार पढ़ते हैं। वह जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों के सहयोजन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब जो कुछ पौधों में जड़ें होती हैं और जड़ों में जीवाणु पाया जाता है और वो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो वह कौन सा जीवाणु होता है? तो आप जानिए कि जो दलहन वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, और उसमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। इसका पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये क्या करता है? वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, उसको ये क्या करता है कि पौधों के लिए
फिक्स करता है नाइट्रेट्स के रूप में जमीन में, यह फिक्स करता है और पौधे उसे आसानी से ले लेते हैं। कौन करता है? राइजोबियम लेगुमिनेशियरम नामक बैक्टीरिया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, 8वां प्रश्न। जीवाणु में श्वसन क्रिया केंद्र होता है, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, प्लाज्मिड। तो हम जानते हैं कि जीवाणु हम लोगों के शरीर में क्या होता है, स्तनियों के शरीर में या यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि जीवाणु है, जीवाणु प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, जो मीसोसोम होता है इसमें श्वसन क्रिया इसके द्वारा संपन्न होती है। जो कोशिका कला होती है वो अंदर से कुंडलित हो जाती है, गोल सी संरचना बनाती है, जिसे ही मीसोसोम कहा जाता है, और इसके द्वारा ही श्वसन क्रिया जीवाणुओं में होती है। जीवाणु चूंकि दो तरह की क्रिया करते हैं, अनाक्षी भी कुछ करते हैं और कुछ आक्षी भी करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस, अगला प्रश्न है 9वां। स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस से कौन सा प्रतिजैविक बनाया जाता है? कौन सा? क्लोरोमाइसिन बनाया जाता है, टेरामाइसिन बनाया जाता है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया जाता है, या पेनिसिलिन बनाया जाता है? तो क्लोरोमाइसिन हम जानते हैं कि इसको हम इंट्रोमाइसिन के नाम से भी जानते हैं, और इसका मेन फार्मूला क्लोरोफेनिकॉल होता है। इसको आपको पहले वीडियो में भी बताए थे कि टाइफाइड जो हो जाता है, साल्मोनेला टाइफी को मारने के लिए इसी दवा का प्रयोग किया जाता है। और टेरामाइसिन जो है यह प्लेग में, अभी प्लेग के बारे में आपको पीछे बताया गया था, तो प्लेग के जीवाणु को मारने में बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन जानते हैं कि ये कवक से, बैक्टीरिया से नहीं प्राप्त किया जाता, ये एक कवक से पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। ये भी रामबाण औषधि है, बहुत सारी बीमारियों में यह यूज की जाती है पेनिसिलिन। चलिए अगले, हाँ इसका जो सी विकल्प है हमारा सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इससे तैयार किया जाता है। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर, किस जीवाणु की संरचना कॉमा की तरह होती है? कॉमा हम लोग जानते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो कॉमा लगा देते हैं, कॉमा ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं, ऐसे बगल बगल में ऐसे करके। तो कॉमा की संरचना की तरह कौन सा जीवाणु होता है? हैजा का जीवाणु होता है, टीबी का होता है, निमोनिया का, या कोढ़ का? तो हैजा का जीवाणु जो होता है कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं का उदाहरण है? कौन सा जोड़ा है? स्ट्रेप्टोकोकस तथा स्टेफिलोकोकस, क्लोरोबियम तथा क्लास्ट्रीडियम, क्लोरोबियम तथा रोडोस्पाइरिलम, नाइट्रोबैक्टर तथा नाइट्रोसोमोनास। इसमें ये कह रहा है, अभी हमने बताया था कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो अनाक्षी श्वसन करते हैं, लेकिन कुछ अनाक्षी और आक्षी दोनों श्वसन करते हैं। तो आक्षी, हाँ यहाँ पर तो प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश से अपना खाना बना लेना। तो यहाँ पर जो क्लोरोबियम है यह सल्फर बैक्टीरिया भी इसको हम बोलते हैं, और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। इसमें भी पाया जाता है क्लोरोबियम में, और रोडोस्पाइरिलम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, दोनों में। लेकिन ये क्लोरोबियम जो होता है ये सल्फर बैक्टीरिया होता है, जबकि रोडोस्पाइरिलम ये सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया होता है। लेकिन दोनों क्या होते हैं? दोनों प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं। कौन से? सी विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो तुरंत लाइक करना चालू कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना चालू कर दीजिए। नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया से नाइट्रेट्स का उत्पादन क्या कहलाता है? नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया से नाइट्रेट्स का उत्पादन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण या अमोनीकरण। तो नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है कि जो नाइट्राइट होता है उसको नाइट्रेट में बदल देता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। तो हमारा सी विकल्प इसका
बिल्कुल सही है, 100% सही। अगला प्रश्न देखते हैं। फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है, फाइकोएरिथ्रिन कहलाता है, लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है, या बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है? तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो वर्णक होता है, और ये कह रहा है कि फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक, जो फलीदार पौधे होते हैं यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाई जाती हैं, उसमें कोई वर्णक पाया जाता। तो इसमें कौन सा वर्णक है? हीमोग्लोबिन तो रहता नहीं, चूंकि हीमोग्लोबिन हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है। तो इसमें जो है लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें? फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिकाओं जो नोड्यूल्स होती हैं उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है और वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन उसको भी ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, पौधे की पत्तियों में बने हुए ऑक्सीजन को वो जो है इसके यहाँ तक लाने का प्रयास करता है। कौन? लेग हीमोग्लोबिन जो है किसके लिए? बैक्टीरिया को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, फिक्स करता है वहाँ पर। कहाँ पर? नोड्यूल्स में। किसके? फलीदार पौधों के नोड्यूल्स में, मूल ग्रंथियों में। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम का स्टेन क्या होता है? 1 ग्राम से उत्पन्न स्टेन। स्टेन का मतलब आप समझ लीजिए, इसको हम रंजक कहते हैं, रंग कहते हैं। 1 ग्राम से उत्पन्न स्टेन एक ट्रेडमार्क जीवाणु का एक प्रकार, डच वैज्ञानिक ग्राम द्वारा विकसित एक तकनीक। तो डच वैज्ञानिक जो ग्राम थे, इन्होंने बैक्टीरिया को 2 भागों में, उसकी स्टेनिंग के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया था। स्टेनिंग का मतलब है कि उसको उन्होंने क्या किया, रंगा, और रंगने पर क्या हुआ, कुछ बताया कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब ग्राम क्यों कहा? क्योंकि उनका नाम ग्राम था, इसलिए ग्राम कहा निगेटिव, और कुछ ग्राम पॉजिटिव कहा। जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने सैफरेनिन से बैक्टीरिया को रंगा, तो कुछ पर कलर चढ़ा और कुछ पर कलर नहीं चढ़ा। कौन सा कलर? पिंक कलर। सैफरेनिन से रंगा, बैक्टीरिया को स्टेन किया, तो पिंक कलर में कुछ जो है रंग गए और कुछ नहीं रंग गए। तो जो रंग गए वो ग्राम निगेटिव कहलाए, और जो नहीं रंग गए वो क्या कहलाए? ग्राम पॉजिटिव। अब दोनों को साथ में करके अगली बार क्रिस्टल वायलेट से इन्होंने रंगा, तो क्या पाया कि ये जो है पर्पल कलर के दिखाई दिए। कौन? इन्हीं बैक्टीरिया जो पर्पल कलर के दिखाई दिए वो जो है ग्राम पॉजिटिव कहलाए। तो इस तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ये रंगने के आधार पर, रंजक के आधार पर, स्टेनिंग के आधार पर ग्राम ने 2 भागों में बैक्टीरिया को, जीवाणु को विभाजित किया, बांटा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा प्रश्न। इसका जो डी विकल्प है ये सही है। पूरे शरीर में कसाभिका धारण करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोनोट्राइकस कहलाते हैं, पेरीट्राइकस कहलाते हैं, ए ट्राइकस कहलाते हैं, या सिफेलोट्राइकस कहलाते हैं? अब देखिए इसको सबको समझिए कि मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है कि जो जीवाणु हो उसके किसी एक सिरे पर केवल एक फ्लैजिला हो, फ्लैजिलम जो है केवल एक हो। और ए ट्राइकस का मतलब है कि एक भी फ्लैजिला ना हो, उसको हम ए ट्राइकस कहते हैं। सिफेलोट्राइकस जो होता है उसके 2 सिरे हों, जैसे दंडाकार अगर बैक्टीरिया है तो दोनों सिरों पर एक फ्लैजिलम हो, कसाभिका हो। फिर देखते हैं कि एक इसमें बच गया, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब है, पेरीट्राइकस पूरे शरीर में कसाभिका धारण करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? पेरीट्राइकस कहलाते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर, जीवाणु अलैंगिक जनन कैसे करते हैं? सिस्ट बनाकर करते हैं, अंतःबीजाणु बनाकर करते हैं, विखंडन द्वारा करते हैं, ये सभी। तो जीवाणु जो अलैंगिक जनन करते हैं वो इन तीनों विधियों द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अगला प्रश्न,
जीवाणुओं का केंद्रक क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है, न्यूक्लियोहिस्टोन कहलाता है, जीन्स कहलाता है। तो इसमें जो है जो जीवाणु होते हैं, अभी पीछे भी बताया गया कि जीवाणुओं में केंद्रक का अभाव होता है, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका द्रव्य में रहते हैं, लेकिन अनक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें हल्का सा नजर आती है, इसीलिए उसको न्यूक्लियस ना कह के क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीवाणुओं के केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? फिर यहां पर आ गया है पौधों के लिए रोग है। 18वां प्रश्न है, आलू का गलन रोग, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। धान की अंगमारी, जैंथोमोनास ओराजी। नींबू का कैंकर रोग, इरविनिया एमाइलोवोरा। गन्ने की लालधारी रोग, स्यूडोमोनास रूबिलिनियंस। स्यूडोमोनास रूबिलिनियंस। तो इसमें देखते हैं कि इन चारों में जो नींबू का कैंकर रोग है, साइट्रस कैंकर रोग है, वो कैसे होता है? जैंथोमोनास साइट्री से होता है। यहां पर क्या लिखा है? इरविनिया एमाइलोवोरा। यानी कि आलू का गलन रोग किससे होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम से होता है। धान की अंगमारी, जैंथोमोनास ओराइजी से होता है। गन्ने की लालधारी, स्यूडोमोनास रूबिलिनियंस से होता है। जबकि नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु से होता है। इरविनिया एमाइलोवोरा क्या होता है कि एप्पल में क्या होता है? एक बार क्वेश्चन आया था कि अग्निनीरजा रोग। तो एप्पल में जो है अग्निनीरजा रोग उसको बोलते हैं, या बोलते हैं सेब की अंगमारी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इरविनिया एमाइलोवोरा से होता है, या अग्निनीरजा बोलते हैं, या सेब की अंगमारी। तो इस तरह से इसमें हमने क्या सीखा? 4-5 क्वेश्चन हमने इसमें सीखा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये हमारा गलत है और इसको भी हमें जान लेना चाहिए कि इरविनिया एमाइलोवोरा से किस में रोग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवाणुओं में लैंगिक जनन किन विधियों द्वारा होता है? रूपांतरण द्वारा, पारक्रमण द्वारा, संयुग्मन द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो ये रूपांतरण है, पारक्रमण है, संयुग्मन है और ये उपरोक्त सभी। ये सभी प्रकार का जो है जीवाणुओं में सभी प्रकार का इसको 1 मिनट, 1 सेकेंड भाई, क्या हो गया? ले ही नहीं रहा है। हाँ देखिए, उपर्युक्त सभी जो है इसमें सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जीवाणुओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? 70 यस राइबोसोम्स पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी काय पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो जो जीवाणु होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70 यस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी कोशिकांगों का अभाव रहता है। ये सभी जो है नहीं पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? 70 यस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विनाइट्री कारक जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, उपर्युक्त दोनों, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम के बारे में आपको बताया गया कि ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, गांठों में पाया जाता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है और पौधे उस नाइट्रोजन का यूज अपने लिए करते हैं। और ये जो है उपर्युक्त दोनों में दिया गया, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। ये दोनों क्या करते हैं? ये जो अमोनिया होती है, जो नाइट्रेट्स होता है, उसको क्या करते हैं? अमोनिया में चेंज कर देते हैं और अमोनिया ऊपर जो है उड़ जाती है। तो ये नुकसान पहुंचाने वाला, ये हानिकारक जीवाणुओं में आते हैं, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और
कोकस डीनाइट्रिफिकेंस। उपर्युक्त दोनों इसमें सही है, हमारा सी विकल्प जो है सही है 21वां का। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? विब्रियो कहलाता है, कोकस कहलाता है, बैसिलस कहलाता है, स्पाइरिलम कहलाता है। क्या कहलाता है आप भी इसमें बताइए, वो सरल सा प्रश्न है। तो जो गोल जीवाणु होता है वह कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। विब्रियो आपको बताया गया था कि कॉमा लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अगला प्रश्न, जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु क्या कहलाते हैं? आइडिया कहलाते हैं, एंडोस्पोर कहलाते हैं, एक्सोस्पोर्स कहलाते हैं या क्लेमाइडोस्पोर्स कहलाते हैं। तो जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु क्या कहलाते हैं? एंडोस्पोर्स कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग पहुंच गए हैं, 24वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव मृदा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? कवक पाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवाणु पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है, नीली हरी शैवाल पाया जाता है। तो सबसे अधिक संख्या में मिट्टी में जो है वह जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो पराली है उसको खेतों में नहीं जलाना चाहिए, इसमें बहुत सारे जीवाणु जो है खत्म हो जाते हैं, और जो केचुआ होता है वो भी खत्म हो जाता है, जो किसान का मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्री कारक जीवाणु है? नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोवेक्टर है, उपर्युक्त दोनों है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस है। तो ये अभी इसके बारे में सभी हम बता चुके हैं कि नाइट्रोसोमोनास क्या करता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, और नाइट्राइट को नाइट्रोवेक्टर क्या करता है? नाइट्रेट में बदल देता है। और एक चीज जान लीजिए कि पौधे जो भी लेते हैं, जो भी पोषक तत्व लेते हैं वो आयनों के रूप में लेते हैं। तो जो नाइट्रेट होता है वो आयन के रूप में होता है, नाइट्रेट आयन को वो लेते हैं। NO3 माइनस, ऊपर माइनस रहता है। तो उपर्युक्त तो दोनों इसमें सही है, लेकिन एक नीचे बच जा रहा है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। ये क्या होता है कि जो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो होता है ये चाय की पत्ती पर सुगंध लाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए माइक्रोकोकस कैंडिडेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज आप लोगों ने बैक्टीरिया नामक टॉपिक का अध्ययन अच्छे से किया, और इसको मुझे ये लग रहा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, तो मुझे भी आनंद आएगा, तो अपना समय खर्च करने में और मेहनत करने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।